हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजी स्टडीज़। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा 9th स्टैंडर्ड का जो हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था, इंडियाज़ इंटरनेट चैलेंजेस। उसका हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि हम इस जो चैप्टर है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट में हमने पढ़ा था कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट आया था, फिर बाद में मिज़ोरम का जो आया था, उन्होंने कौन कौन सी मांगे रखी, तभी हम आकर आपकी इंडिया कंट्री में जॉइंट होंगे। नागालैंड ने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए, किसके दौरान उनका पूरा चलकर जाके नागालैंड का पूरा मतलब उनका सारा जो उनके विशेष थे, जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, वो सारे पूरे हुए। और फिर बाद में उसके पहले हमने पढ़ा जो अकाली दल का मूवमेंट आया था, उन्होंने कौन कौन सी मांगे रखी। ये सारी चीज़ें हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में समझा के रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम इस जो हमारा पार्ट 2 है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेशनलिज्म, कॉमनलिज्म एंड रीजनलिज्म। अब पहले पढ़ेंगे नेक्सलिज्म। अब देखते हैं नेक्सलिज्म होता क्या है, कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। यहाँ पर एक नक्सलिट मूवमेंट started Naxal movement started at Naxalbari in Darjeeling district in West Bengal. The Naxalites organized a small land holding farmers and laborers and the took charge of their lands. यानी कि जो द मूवमेंट स्टार्टेड एट नक्सलबारी, जो मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ, नक्सलबारी में स्टार्ट हुआ। कहाँ पे स्टार्ट हुआ, नक्सलबारी में। और फिर वहाँ नक्सलबारी फिर जो नक्सलबारी में स्टार्ट हुआ, नक्सलबारी कहाँ पे था, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जो एक वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में एक दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। और उस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, नक्सलबारी। तो वहाँ से नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। द नक्सलाइट ऑर्गेनाइज अ स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड लैंड लेबर्स एंड टुक चार्ज ऑफ देयर लैंड। यानी कि वो क्या करते थे, जो नक्सलाइट जो लोग थे, वहाँ के जो जमींदार लोग थे, वो वहाँ जो लैंड थे उसके चार्ज लिया करते थे कि तुम्हारा लैंड है तो तुम्हें हमें टैक्स देना होगा, हमें चार्ज देना होगा क्योंकि तुम्हारा लैंड है, तुम कल्टीवेशन करते हो। मतलब उनको एक्सप्लॉइटेड किया जाता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, the small land holding farmers and laborers and took charge of their land put up red flags and declared that area as free territory in 1967. All those movements that took inspiration for the rebellion are called Naxalite movement. और फिर एक दिन जो फार्मर्स थे और लेबर्स थे, उन सभी ने मिलकर जो उनका खेत था उसके चारों ओर खड़े हो गए और एक एक लाल झंडा लेके खड़े हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि हम अब टैक्सेस नहीं देंगे, हम अब चार्जेस नहीं देंगे, हमारा लैंड है, हमने खरीदा है, हम चला रहे, तो टैक्स लेने वाले आप कौन हो। ऐसा इन्होंने लाल झंडा लेकर डिक्लेयर कर दिया। और ये बहुत ही इंस्पिरेशन का समय था बाकी लोगों के लिए और जो लैंड में जिसका लैंड था उनके लिए भी। द मूवमेंट हैड अ ऑब्जेक्टिव टू स्टैब्लिश action committee to raise a voice against the exploitation of the farmers by the landlords and confiscate the land of the landlords and distribute it among the tenants। यानी कि जो मूवमेंट था उनका, जो ये नक्सलाइट मूवमेंट था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो जो है उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। क्या था, एक्शन कमेटी टू रेज। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो एक एक्शन कमेटी रेज करे। क्या रेज करे, एक एक्शन कमेटी जो उनके सामने वॉइस रख सके। इनके सामने जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके सामने वो वॉइस रख सके कि हम अब आपके अंदर नहीं हैं, हमारा लैंड है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आप लैंडलॉर्ड्स, आपको पता होगा जमींदार कहते हैं, लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार, वो इन्हें एक्सप्लॉइटेड किया करते थे। अब जमींदार का मेन ऑब्जेक्टिव ये, मतलब जो नक्सलाइट मूवमेंट जो फार्मर्स थे, जो लेबर्स थे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था द कॉन्फिस्केट द लैंड ऑफ लैंडलॉर्ड। जो लैंडलॉर्ड्स ने, जो जमींदारों ने लैंड
लैंड को अपने अंदर ले लिया है, हमसे छीन लिया है, उसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द टेनेंट्स, यानी जो जिनके पास नहीं है, जो गरीब है या फिर जिनसे छीना गया है, जिनसे लिया गया है, उनको उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट हमें करना है। ऐसा किसका मानना था, जो नक्सलाइट मूवमेंट में जो लोग थे उनका मानना था, क्योंकि जमींदारों ने उनका सारी चीज़ें हड़प रखी थी, उनको एक्सप्लॉइटेड किया करते थे, उनको एक्सप्लॉइटेड किया करते थे। लेटर द मूवमेंट stayed away from this objective. It took recourse to terrorism to prevent any government scheme and welfare policies from reaching the common people. अब जो उनका मतलब जो लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे कि जो भी गवर्नमेंट से कुछ अगर किसी कॉमन पीपल के लिए कुछ भी वेलफेयर पॉलिसीज आते थे तो वो पॉलिसीज इनको नहीं दिया जाते थे। जैसे अभी गवर्नमेंट को मतलब अभी हम देखते हैं खेती के लिए जो फार्मर्स को, मजदूरों को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार महीने में सरकार की तरफ से आया करता है। पर उस समय जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, वो उन पैसों को अपने अंदर ले लिया करते थे, क्योंकि जो जमींदार थे पहला पैसा उनके पास से आएगा तो उनके पास से ही फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं करते थे, ऐसा उनको एक्सप्लॉइटेड किया जाता था। द नक्सलिस्ट स्टार्टेड अ पैरेलल सिस्टम बाय रिजेक्टिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब जो नक्सलिस्ट थे, जो नक्सलिस्ट जो लोग थे वहाँ के रहने वाले, उन्होंने पैरेलल सिस्टम को अपनाया, डेमोक्रेटिक को हटा दिया, क्योंकि उन्हें लगा लोकतांत्रिक, अब हमारे देश में लोकतांत्रिक चलता ही नहीं तो हम किस तरह खुश रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने पैरेलल सिस्टम अपनाया कि सीधा गवर्नमेंट से हमारे पास से सारा जो हमारे फैसिलिटीज है वो सीधा हम पर आएंगी। दिस मेड नक्सलिज्म अ सीरियस चैलेंज टू इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी। और जो ये नक्सलिज्म था ये इंडिया के लिए इंडियन इंटरनल बहुत चैलेंजेस हो गया था कि उस समय का सिक्योरिटी जो था बहुत ही ख़राब हो गया था। द मूवमेंट वॉज मेनली लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। जो ये मूवमेंट था वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ही नक्सलबारी और ये सारी चीज़ें कहाँ पे थी, वेस्ट बंगाल में थी। तो ये जो मूवमेंट था, जो ये मूवमेंट यानी आंदोलन, ये आंदोलन कहाँ पे दिखाई देता था, अक्सर वेस्ट बंगाल में। लेटर द मूवमेंट स्प्रेड to East Godavari and Andhra Pradesh, parts of Visakhapatnam, Karimanagar in Telangana and Adilabad in Bastar, Rajandgaon in the Sukma in Chhattisgarh, Gadchiroli, Bandra and parts of Chandrapur in Maharashtra, Bhalgat and Mandala in Madhya Pradesh and कोरपुट इन ओडिशा। यहाँ जगहों पर ये क्या जो वेस्ट बंगाल का जो नक्सली मूवमेंट था ये यहाँ इन जगहों पर ज़्यादा फैलने लगा, इन जगहों पर ज़्यादा फैलने लगा। इसलिए सभी ने सोचा कि अभी फैल ही रहा है, जब ये फैल रहा है तो क्योंकि हम इन आंदोलन को और भी बढ़ोतरी दे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने जो ये सारे लोग थे इन्होंने इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस इन्फ्लुएंस, और इन जो आंदोलन था, जो इन्फ्लुएंस था, जो इनका कुछ सुधर गया था उस समय, तो इसको जारी रखने के लिए इन्होंने क्या किया, द नक्सलिस्ट एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पीपल लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी। अब इन्होंने सोचा कि अभी लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार है ये हमारे पास सीधा पैसा नहीं देते, इसलिए हमने पैरेलल सिस्टम अपनाया। पैरेलल सिस्टम उसके हिसाब से सब इनका अच्छे से चल रहा था। फिर इन्होंने सोचा कि जब अच्छे से चल रहा था क्यों ना हम अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर ले, जिससे कि हम गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। अगर हमारे साथ कुछ राइट हमारे नहीं मिल रहे हैं तो उन राइट्स को हम ले सकते हैं। ऐसा किनका मानना था, नक्सलिटीज का मानना था, जो नक्सल पीपल थे उनका। तो उन्होंने क्या किया, PLGA पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया। दिस कन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन, और ये जो कन्फ्लिक्ट था, जो ये चल रहा था इनका, ये भी जारी था उस समय। उन्होंने ये सब PLGA जो ऑर्गेनाइजेशन उसको इस्टेब्लिश किया। उसके बाद भी थोड़ा बहुत ऐसा हुआ करता था, जमींदार कुछ ना कुछ उनमें थोड़ा बहुत टोचने की कोशिश किया करते थे। अब देखते हैं कॉमनलिज्म। अब देखते हैं कॉमनलिज्म। अब कॉमनलिज्म क्या होता है आपको पता है? कॉमनलिज्म इज अ सीरियस, कॉमनलिज्म इज अ
कम्युनलिज्म इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। जो कम्युनलिज्म ये हमारे देश के लिए बहुत ही बेकार है। आप समझ लीजिए ये बहुत ही हमारे जो कंट्री जो यूनिटी है ये इसको ख़त्म कर रही है। जो कम्युनलिज्म है ये हमारे देश की यूनिटी को ख़त्म कर रही है। कम्युनलिज्म एमर्ज आउट ऑफ नैरो रिलीज प्राइड। अब जो ये कम्युनलिज्म है ये कब कहाँ से, मतलब इसका बर्थ कहाँ से हुआ, इसका बर्थ कहाँ से हुआ? ये सब रिलीजियस की वजह से हुआ। सब अपने अपने रिलीजन को ज़्यादा मानकर कम्युनलिज्म को दुनिया से हटाते जा रहे हैं। तो कम्युनलिज्म ये बहुत ही समस्या उस समय इंटरनेट चैलेंजेस में ये बहुत ही बड़ी समस्या बनकर आई थी। द ब्रिटिश शोड अ सीड ऑफ कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ही जो कम्युनलिज्म, किसी को रिलीजियस के हिसाब से सबको उनका सम्मान देना, उनको कुछ भी फैसिलिटीज़ पॉलिसीज़ जो डेवलपमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं उनको उनके रिलीजन के हिसाब से हम नहीं दे सकते। जो गवर्नमेंट हमारे लिए आ रही है वही गवर्नमेंट उनके लिए भी आएगी। हमें उसमें कम्युनलिज्म को फॉलो नहीं करना, हमें उसमें कम्युनलिज्म को फॉलो नहीं करना। जो ये ब्रिटिशर ने जो बीज उगाया है हमें उस पेड़ को काट डालना है, उस पेड़ को वहाँ से हटा देने का है। हमें कम्युनलिज्म को फॉलो नहीं करना है। पीपल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव हैप्पीली लिव टुगेदर सिंस मैनी सेंचुरीज। अब जो पीपल्स है, जो हमारे इंडिया है, जो डेमोक्रेटिक जो इंडिया है उसमें जो पीपल्स है वो कई सालों से और फिर कई वर्षों से एक हैप्पीली जीवन जी रहे हैं। वो भी एक साथ रहकर, डिफरेंट रिलीजन्स जो है वो एक साथ मिलजुल कर एक बहुत ही हैप्पीली लाइफ इंजॉय कर रही हैं। देर इज़ नथिंग रॉन्ग बिटवीन द डिफरेंट रिलीजन लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री वाइल बीइंग डुअली प्राउड ऑफ देयर ओन रिलीजन। अब जो बहुत सारी रिलीजन सब एक साथ रह रही है तो उनको साथ में रहने में कुछ दिक्कत नहीं है, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है। पहले हुआ करता था पर अब उतना सुधर गया है, अब बहुत ही ज़्यादा सुधर गया है। पर हम बात कर रहे हैं जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद की, उस समय बहुत ज़्यादा इसकी महत्व था। सब इसको कम्युनलिज्म को ज़्यादा फॉलो करते थे। किसी को रिलीजन के हिसाब से उनका धन नहीं दिया जाता था, उनके पैसे नहीं दिए जाते थे, वहाँ पर पॉलिसी ज़्यादा अप्लाई नहीं की जाती थी। ऐसा गवर्नमेंट भी उस समय मानती थी। पर आज की गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सुधर गई है और जो पीपल्स रहते हैं वो अपने रिलीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि हम इस रिलीजन के हैं, हम राजपूत हैं, हम ये हैं। ऐसे सब ये पीपल्स जो होते हैं ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। और कुछ बिटवीन बट वैन द प्राइड बिकम्स एक्सक्यूसिव। पर जब ये प्राउड जो होता है ना ये ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि मैं राजपूत हूँ, मगर मैं कुछ भी हूँ तो मेरा जो रिलीजन वो सबसे बड़ा है, मेरे नीचे सब है, मैं सबसे ऊपर हूँ। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो क्या होता है, देन इट टर्न्स इनटू बाइगॉटरी। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये लड़ाई के दौर पे आ जाता है कि अब ये मतलब एक दूसरे से लड़ना चालू हो जाता है। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम ही सबसे बड़े हैं, सब बाकी सब छोटे हैं, ऐसा जो पीपल्स मानने लगते हैं ना तो वो जो पीपल्स होते हैं उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लगता है। ईच वन ऑफ दिस बिगन्स टू कंसिडर देयर रिलीजन सुपीरियर एंड अदर्स इन्फीरियर। अब जो पीपल्स रहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा हैं, हम सबसे ऊंचे हैं, तो जो पीपल्स होते हैं इनका मानना होता है कि हम सुपीरियर हैं, बाकी सब इन्फीरियर है, हम एकदम ऊपर हैं, बाकी सब एकदम नीचे हैं। दिस लेड टू रिलीजियस फैनेटिज्म। अब जो ये होता है इसके कारण जो रिलीजियस होते हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे से जलन या फिर अलग अलग धर्म को फॉलो करने का जलन, ये सब ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जो पीपल्स होते हैं उन्हें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए कि तुम भी एक हमारे इंडिया के सदस्य हो, हम भी इंडिया के सदस्य हैं। वो खुद को इंडियन नहीं मानते, वो खुद को रहते ना, वो खुद को मतलब हम जो हमारा रीजन है हम वहाँ से आए हैं, तुम इस रीजन से आए हो, तुम छोटे हो, हम उस रीजन से आए हम बड़े हैं, ऐसा उनका मानना बहुत ही गलत सोच है। तो उनको इंडिया से हटाने के लिए कम्युनलिज्म को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। कम्युनलिज्म को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। फैनेटिज्म इज़ अ बेस ऑफ कम्युनलिज्म। इट मेक्स oblivious in of national interest. People of different religion don't trust each other. जो पीपल्स होते हैं दूसरे रिलीजन्स को वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। दे बिकम सस्पिशियस ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे से जलन महसूस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रखते, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रखते। तो उस समय जब वो एक दूसरे को दे बिकम सस्पिशियस ऑफ ईच अदर कंपेरियर्स
फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स आर लुक एट एज एनिमीज। अब वो एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। इवन कॉमनलिसिटी और कमिंग टुगेदर ऑन फेस्टिवल बिकम्स रेयर। अब जब ये कॉमनलिज्म ये दुनिया में है तो जो पीपल्स होते हैं वो अपने आप को एक दूसरे को भाईचारे से नहीं मानते, और जब भाईचारा नहीं रहेगा तो जो फेस्टिवल्स है वो बहुत ही उतना पुतना दिखने लगेगा कि हम हमारा फेस्टिवल है, जब ये हमारे फेस्टिवल में नहीं आ रहे तो हम इनके फेस्टिवल में क्यों जाए। ये छोटे मोटे फेस्टिवल है, ये बड़ा फेस्टिवल है, इनका हम इस फेस्टिवल से जलते हैं। जो फेस्टिवल से जो होता है ये बहुत ही कम सेलिब्रेट होने लगता है उस समय जब एक कॉमनलिज्म फॉलो नहीं होता है इंडिया में। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू कम टुगेदर एंड गेट ऑर्गेनाइज ऑफ देयर डिमांड्स एंड राइट एज सिटीजन। अब जो पीपल्स होते हैं, जो सारे पीपल्स होते हैं वो एक साथ आकर रहना भी चाहें तो भी नहीं रह पाते, क्योंकि जो सिटीजन्स होते हैं उनको ऐसा लगने लगता है कि हमको हमारा राइट नहीं मिल रहा है। फैक्टनिज्म मेक्स अ perspective of looking at events and people पर जस्टिस। अब जो पीपल्स होते हैं उनको लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर रूल कम लगा रही है, और हम गवर्नमेंट के ऊपर मतलब प्रेशर डालते रहते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से कुछ अलग रूल निकालती है कि सबको सुविधा मिले, सबको अलग अलग फैसिलिटीज़ मिले। इसके लिए जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग चीज़ें निकालती है जिसका लाभ खाली बड़े लोग ले पाते हैं। जो छोटे लोग होते हैं, जो एक लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको इसके एडवांटेजेस नहीं मिल पाते। सम पीपल्स begin टू थिंक of economic and social question also in the framework of their own religion. Some peoples of all religion think that since they belong to a particular religion, they have no influence in politics. They begin to believe that they are being treated अनजस्टली। जो पीपल्स होते हैं तो उनको उस समय लगने लगता है कि हमको पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है, हमको पूरी तरीके से एकदम अच्छा जो होता है सबको मिलता है वो हमको नहीं मिल पाता। इसलिए उन्हें लगता है कि हाँ, जो गवर्नमेंट है हमको चीट कर रही है। जो उनकी फैसिलिटीज़ है, जो पॉलिटिक्स में जो उनकी फैसिलिटीज़ हमारे पास आनी चाहिए वो हमारे पास नहीं आ पाती। दे बिगिन टू बिलीव दैट दे बीइंग ट्रीटेड अनजस्टली। अब जो पीपल्स होते हैं उन्हें लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो हमें अनजस्टली ट्रीट कर रही है, जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए वो भी हमारे ऊपर डाला जा रहा है। दे होल्ड द आइडिया दैट गवर्नमेंट इज़ पार्शल अगेंस्ट द रिलीजन। अब जो गवर्नमेंट, उन्हें लगता है कि जो गवर्नमेंट है कि हमारे बीच में पार्शलिटी कर रही है, कि जो बड़े कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिए जा रही हैं, जो लो कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं उन्हें कम फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं लगता पीपल्स जो पीपल्स होते हैं उन्हें लगने लगता है। गवर्नमेंट इन सच a condition they become too sensitive about their religion and their co-religionists. If anybody speak about the people of the religion is insult the religious symbol knowingly and unknowingly। जो पीपल्स होते हैं उन्हें लगने लगता है कि जो गवर्नमेंट है हमारे साथ अन्याय कर रही है, हमें एक समान सारे नागरिकों को एक समान नहीं मान रही है, और उन्हें लगता है कि वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। तो उन्हें पता नहीं चलता कि कौन हमारा मजाक उड़ा है, कौन हमारे साथ अच्छा कर रहा है, कौन हमारे साथ बुरा कर रहा है। वो अपने ही बीच में उलझ कर रह जाते हैं। रियॉट्स ब्रेक आउट बिकॉज ऑफ दिस काइंड्स ऑफ थिंकिंग। अब जो इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है कि जाने अनजाने में कुछ हो जाता है कि हम उनके कास्ट को फॉलो नहीं कर पाते, वो हमारे कास्ट को फॉलो नहीं कर पाते। कभी कभी जाने अनजाने में हो जाता है, पर अगर कुछ जानबूझ के होता है, ना जानबूझकर होता है, तो उन्हें एक साथ मिलकर सुलझाना चाहिए। पर उस समय हम लोग रिवॉर्ड्स झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि हमारे बीच में ऐसी थिंकिंग आ जाती है। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल्स आर किल्ड। जो इनोसेंट पीपल्स होते हैं जिनका कुछ काम भी नहीं होता बीच में, वो भी उसमें मारे जाते हैं। और साथ ही साथ पब्लिक प्रॉपर्टी वर्थ करोड़्स ऑफ रुपीज़ इन इस डैमेज। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट से हमको मिली होती है, उसमें भी करोड़ों के नुकसान हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। पब्लिक पीस इज डिस्ट्रॉय। जो पब्लिक का पीस होता है, जो एक बीच भाईचारा बना रहता है, वो भी उस समय डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू द बिटर मेमोरीज ऑफ रियॉर्ड्स। अब ये क्यों होता है? क्योंकि उनका झगड़ा करने का एकदम पूरा मतलब प्लान बनाकर आते हैं, और वो मेमोरीज दिमाग में चलती रहती है और वो ज़्यादा फाइट करते हैं। ये बहुत ही कॉम्युनलिज्म को हम फॉलो नहीं कर सकते। पीपल्स आर एस्ट्रेंज
फॉर ईच अदर एंड म्यूचुअल ट्रस्ट रिसीव्स अ सेटबैक। अब जो इस समय जो पीपल्स, ट्रस्ट बिटवीन पीपल इज बेसिस ऑफ कोएक्सिस्टेंस। जो ट्रस्ट था वो जो पीपल्स के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा महत्व था, क्योंकि ट्रस्ट होगा तभी पीपल्स एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को भरोसा करेंगे और उनको समझ कर उनके हिसाब से काम भी कर पाएंगे। इफ़ ट्रस्ट ब्रेक्स द सोशल यूनिटी रिसीव्स अ ब्लो। जब ट्रस्ट टूट जाएगा, जब भरोसा टूट जाएगा एक दूसरे के बीच में, तो जाहिर सी बात है जो सोशल यूनिटी है सबके बीच में वो भी धीरे धीरे कर छूटने लगेगी। हाउ कैन नेशनल यूनिटी भी अचीव विदाउट अ सोशल यूनिटी। अब जो नेशनल जो यूनिटी है वो सोशल यूनिटी के बिना कैसे होगी? जाहिर सी बात है। हैंस इट इज़ नेसेसरी दैट वी ऑल काउंटर दिस रिलीजियस कम्युनलिज्म विद ऑल आवर स्ट्रेंथ। जो ये कम्युनलिज्म है इसको हमें हटाना होगा, इसको हमें हटाना होगा, तभी जाकर जो रिलीजियस का जो मैटर है वो सॉल्व हो पाएगा। ये उस समय इंडिया के लिए ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरनल चैलेंजेस के दौर पर हमारे सामने आया था। क्या? कम्युनलिज्म। फॉर दिस वी शुड मिक्स द पीपल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस। और सबको एक साथ लाने के लिए, सबको हमें ट्रस्ट दिलाने के लिए हमें सबको एक साथ एकजुट करना होगा, सबको एक बीच में लेकर हमें सबको समझाना होगा। तो एक काम किसने किया? हमारी गवर्नमेंट ने किया। वी शुड एक्सेप्ट दैट गुड practice an idea of each other. We should be able to look at and understand our economic and social problem rationally. अब जब ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी तभी हम अपने जो इंडिया है उसको डेवलप कर पाएंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, जो सोशल प्रॉब्लम है, उसको हम एक साथ मिलकर सॉल्व भी कर पाएंगे। वी शुड नॉट मिक्स दिस क्वेश्चन विथ रिलीजन। जो ये क्वेश्चन है हमारे जो हमारे माइंड में आते हैं, इसको हम रिलीजियस के बीच में नहीं डाल सकते। We should search for the economic, political और हिस्टोरिकल रीजन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बिंग रिलीजियस हारमोनी। अब जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है, जो हमारे हिस्टोरिक जो है, वो ये कम्युनलिज्म की वजह से जो हमारे हारमोनी है रिलीजियस का, वो डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरीके से। दिस इज़ द ओनली वे टू पुट एन एंड ऑन कम्युनलिज्म एंड स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। अब ये तरीका है जो इकोनॉमिक जब हमारे इंडिया में आएगा, जब सोशल जब यूनिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक वेल्थ आएगा, तभी जाकर जो कम्युनलिज्म है हमारे इंडिया से ख़त्म हो पाएगा पूरी तरीके से, और हमारा इंडिया फिर से स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी कहलाएगा। अब देखते हैं रीजनलिज्म। अब रीजनलिज्म यानी रीजन है कि कोई भी कल्चर हो गया, कोई भी जगह हो गया, जैसे गुजरात, असम या फिर कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे हो गए रीजन। तो उसी के चलते सब लोग अपने आप पे घमंड करते हैं, कि हम रीजनलिज्म है। ये रीजनलिज्म भी हमारे इंडिया में नहीं होना चाहिए। रीजनलिज्म मीन्स हैविंग एक्सेसिव प्राइड अबाउट वन रीजन। अब रीजनलिज्म का मतलब ये होता है कि अपने जो रीजन है उसके ऊपर ज़्यादा प्राउड करना, हद से ज़्यादा प्राउड करना, उसको रीजनलिज्म कहा जाता है। इट इज़ वन थिंग टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एज अ बंगाली और अ मराठी पर्सन, बट इफ़ आई थिंक दैट बिकॉज आई एम अ बंगाली और अ मराठी आई एम सुपीरियर टू अदर्स फ्रॉम अदर प्रोविंसेस। अब सब सोचते हैं कि जो मैं मराठी हूँ, आई एम अ बंगाली, आई एम अ मराठी, मैं वो क्यों बोलते हैं कि बंगाली, मैं बंगाल से आया हूँ, मराठी में महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश से आया हूँ, तो अपने रीजन को ज़्यादा महत्व देते हैं कि मैं भाई अच्छी बात है, पर ज़्यादा एक्सेसिव में खुद को बड़ा दिखाकर दूसरों को छोटा दिखाकर इस तरह साबित करना अच्छी बात नहीं है। आप हो एक बार कहने पे समझ में आता है, पर बार बार कहते, बार बार आप दूसरों को एक्सप्लॉइटेड करते हो, ये बहुत ही गलत बात है। तो अपने प्रोविंसेस को, अपनी जहाँ से आए उसको ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं। इट कैन बी टर्म एन एक्सेसिव रीजनल प्राइड। अब ये जो है, जब ये ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, द लव फ्रॉम वन प्रोविंस टर्न्स मॉर्बिड ड्यू टू दिस काइंड ऑफ एक्सटर्नल रिलीजन प्राइड। अब जो ये होता है जब एक्सेसिव यानी जब ज़्यादा होने लगता है, रीजनल प्राइड जो होता है, रीजनल प्राउड जो फील करते हैं हम, अगर वो ज़्यादा होने लगता है, तो अगर हम किसी को कहेंगे, हम किसी को अगर एक्सप्लॉइटेड करेंगे, तो भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमें बोलेगा, तो उससे हमारे बीच में मॉर्बिड हो जाता है, हमारे बीच में कुछ रियॉर्स होने लगते हैं। इट इज़ नेचुरल टू फील लव फॉर वंस प्रोविंस, बट इट शुड नॉट बिकम एंड एब नॉर्मल। अब ये अच्छा है, द नेचुरल फील इज लव, ये अच्छी बात है, पर ज़्यादा शुड नॉट बिकम एब नॉर्मल। अपने जो नॉर्मल पोजीशन है उससे ज़्यादा होकर ये सही बात नहीं है। ऐसा हम रीजनलिज्म में हम पढ़ते हैं। आपको पता चल गया होगा कि हम रीजनलिज्म किसे कहते हैं। आपको जो मैंने पढ़ा है कम्युनलिज्म, नेशनलाइट मूवमेंट, इसे भी आपको समझा होगा।
रीजनलिज्म थ्राइव्स ऑन रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। जो रीजनलिज्म है इसकी वजह से जो हमारा डेवलपमेंट होते होते इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों? इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड सम स्टेट अचीव मोर प्रोग्रेस। अब जो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद जो कुछ कंट्रीज, जो कुछ स्टेट थे वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए, कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाए, पर फिर भी हमें उन्हें साथ में लेकर चलना चाहिए। वाइल सम स्टेट रिमेन बैकवर्ड, फॉर एग्जाम्पल स्टेट लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली। अब जो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, अब हम किसी भी गांव में देखेंगे तो गांव वाले सोचते हैं कि हम पंजाब जाएंगे, हम कमाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे। अब वो क्यों कहते हैं कि हम यहाँ इन जगहों पर जाएंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि ये डेवलप और इकोनॉमिकली इंडस्ट्रियली डेवलपमेंट है, यहाँ पे हमको काम मिल सकता है, इसलिए वो वहाँ पर जाने की जिद करते हैं। वेरस स्टेट्स लाइक ओडिशा, बिहार, आसम रिमेन अनडेवलप्ड। क्यों? इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली। अब ये जो देश है, जो ओडिशा है, जो बिहार, आसम, ये यहाँ पर कोई जाना सोचता भी नहीं है। यहाँ पर सब खाली घूमने के लिए जाते हैं, कुछ कमाने के लिए वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ का जो इकोनॉमिक वेल्थ है या फिर जो इनका डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्लो मोशन में हो रहा है और हो भी नहीं रहा वो पूरे अच्छी तरीके से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स आर द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। जो इकोनॉमिक है और जो डेवलपमेंट होता है, इससे प्रोग्रेस के फाउंडेशन होता है कि अगर ये रहेंगे तभी हमारे इंडिया का प्रोग्रेस ज़्यादा हो पाएगा। एज अ रिजल्ट द स्टेट्स दैट डेवलप इकोनॉमिकली कैन ऑल्सो अचीव प्रोग्रेस इन अदर एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर। अब जो अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर फिर बिहार को लेकर, तो जितना नॉलेज उत्तर प्रदेश बिहार में, जितना एजुकेशन नहीं होता है, हेल्थ की जो समस्याएं हैं, उनको हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते, उनको कल्चर भी नहीं उनका हो पाता। अभी वही चीज़ हम महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहाँ पर एजुकेशन मिलता है, सबकी हेल्थ के लिए फैसिलिटीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोग्रेस नेशन हो, जो प्रोग्रेस स्टेट होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, और जो कम होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पॉलिसीज नहीं आ पाती। तो इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने बहुत सोचा, और ये भी हमारे इंडिया का थोड़ा इंटरनल चैलेंजेस बन गया था उस समय। ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी थी किनको? हमारे इंडियन गवर्नमेंट को। द स्टेट विच हैव नॉट डेवलप्ड इन दिस मैनर रिमेन बैकवर्ड इन एजुकेशन एंड सिविक एथिक्स। अब जो एमिनिटीज, अब जो अनडेवलप है, जो हमारा डेवलप ही नहीं है, तो उसमें ना एजुकेशन की फैसिलिटी हो पाएगी, ना कोई सिविक मतलब ना कोई हेल्थ की हो पाएंगे, ना कल्चर हो पाएगा अच्छी तरीके से। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट को लेकर तय होती है। जितना डेवलप होगा उतनी सारी पॉलिसीज आएंगे, जितना पॉलिसीज आएंगे उतना वो जो स्टेट है वो आगे की तरफ उन्नति करेगा। जैसा हम देखते हैं महाराष्ट्र बहुत ही उन्नति कर चुका है। क्यों? क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, बाकी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से डेवलप कर रहा है। एजुकेशन, इन सारे फील्ड में भी वो आगे जाते जा रहा है। इंडिया भी मतलब ये सारी चीज़ें भी इंडिया में आती है, तो उनका मानना था कि महाराष्ट्र को हम पूरी तरीके से सहायता नहीं कर सकते, हमें पूरे इंडिया को देखना है। तो ये भी इंटरनल चैलेंजेस के दौर पर आया था उस समय। द अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट अवेलेबल टू पीपल इन डेवलप्ड स्टेट आर नॉट पॉसिबल फॉर पीपल इन बैकवर्ड स्टेट। अब जो चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ डेवलपमेंट स्टेट में मिलती हैं वो बैकवर्ड वाले स्टेट्स में नहीं मिल पाती। जो छोटे मोटे स्टेट्स होते हैं, उस जो अनडेवलप होते हैं, वहाँ पर ये सारी सुविधा नहीं मिल पाती। दे आर हरास्ड बाय प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। उन्हें ये सफ़र करना पड़ता है, उन्हें तकलीफ होती है कि वो एजुकेशन नहीं पा पाते। बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी यानी जो गरीबी होती है, ये सारी चीज़ें उन जगहों पर ज़्यादा देखने मिलती है। किन जगहों पर? जो अनडेवलप होते हैं, एसेट्रा। दे बिगेंस टू थिंक दैट दे आर बीइंग चीटेड। अब उन्हें मन में आता है कि हमें चीट किया जा रहा है। हाँ, उन्हें चीट किया जा रहा है। क्यों चीट किया जा रहा है? क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें डेवलप नेशन के तौर पर उन्हें मिल ही नहीं पा रही हैं। वो जो डेवलप नेशन उनको और दिए जा रहे हैं, जब छोटे मोटे उनको भी देने चाहिए। ये भी उस गवर्नमेंट को देखना पड़ा उस समय। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है ये पहले से अच्छी नहीं थी। अब धीरे धीरे चलकर 2000 के बाद से हमारी इंडियन गवर्नमेंट अपनी फॉर्म में आई है। दे आर बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब जो उन्हें चीट किया जा रहा है, कौन कर रहा है चीट? गवर्नमेंट चीट कर रही है, उन्हें कर रही है ना चीट। क्योंकि हम देखते हैं जो एजुकेशन है कुछ जगह पर नहीं मिल पा रही है, कुछ जगह पर मिल रही हैं। तो बच्चे तो हर जगह पे हैं, तो एजुकेशन सब जगह पे होनी चाहिए। तो उन्हें चीट किया जा रहा था। उन्हें जो उनके बेनिफिट्स थे डेवलपमेंट की तरफ से आ रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट बेनिफिट्स आ रही थी, वो उनके पास
पूरी तरीके से पहुंच नहीं पा रही थी, बिकॉज ऑफ दिस द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टेट्स इज ब्रोकन। अब इसी की वजह से जो स्टेट्स के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग की होती है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम होगा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये उनके बीच में धीरे धीरे टूटता जाता है। क्योंकि 1 महीना 2 महीना 3 महीना अगर हमारे पास नहीं आ रहा है तो हम उसके बाद कुछ ना कुछ गलत सोचेंगे कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, ये हमसे चीट कर रहे हैं। इसके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है, ब्रोकन। दिस इन टर्न हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नेशनल यूनिटी। अब जो ये होता है ये नेगेटिव, अब ये सब झगड़ा लड़ाई करने के लिए उतावले हो जाते हैं, कुछ केसेस दर्ज कर देते हैं, कुछ उनके पास लेटर लिख के भेजते हैं। अगर वो उसकी ऊपर चर्चा नहीं करते तो वो खुद के हिसाब से उनका आंदोलन शुरू करते हैं। जब आंदोलन शुरू होता है तो जो नेशनल की यूनिटी होती है वो धीरे धीरे कर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। द इकोनॉमिक इम्बैलेंस दैट हैज़ एंडेंजर दिस अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी सेट राइट। अब जो ये अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, इम्बैलेंस हो रहा है एंडेंजर है तो ये गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए और उनके राइट्स जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो छोटे मोटे स्टेट है जिनके पास डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको भी उनके राइट्स देने चाहिए। आवर गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट इन दैट डायरेक्शन। अब हमारी गवर्नमेंट जो है एफर्ट्स कर रही है उस डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए। रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप एज वेल एज अनडेवलप। जो रीजनलिज्म है ये डेवलप भी हो सकता है अनडेवलप भी हो सकता है, इन दोनों चीज़ों पर अफेक्ट करता है। द पीपल ऑफ डेवलप्ड स्टेट बिगिंस टू बिलीव दैट दे आर सुपीरियर ड्यू टू देयर सुपीरियर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड हेंस दे हैव डेवलप्ड दैट मच। अब जो छोटे मोटे स्टेट है वो क्या सोचते हैं, वो क्या बिलीव करते हैं कि इनका हिस्ट्री सुपीरियर है। अब छोटे मोटे स्टेट नहीं, वो बड़े स्टेट जो होते हैं ये सोचते हैं कि हमारा हिस्ट्री सुपीरियर है, हमारा कल्चर सुपीरियर है, हम बहुत ही पुराने कल्चर से आए, हम सुपीरियर है। तो ये क्या करते हैं कि ये अपने ऊपर ज़्यादा मतलब कहते हैं कुछ लोग, वहाँ के लोग, कुछ नेता होते हैं, कुछ पुलिस होते हैं, उनको ज़्यादा ऊपर जाने का होता है, ज़्यादा उनके अंदर घमंड आ जाता है। देन दे बिगिन टू लुक डाउन अपॉन द पीपल ऑफ underdeveloped region. They are not willing to share the benefits of development with backward state. अब जो डेवलप नेशन है उनको भी शेयर करना चाहिए कि हम अगर हम इंडिया को साथ में लेके जाना है, ऐसा नहीं कि हम महाराष्ट्र लेके जाएंगे। सारे वर्ल्ड में इंडिया आता है, महाराष्ट्र नहीं आता। सारे वर्ल्ड में इंडिया को माना जाता है, महाराष्ट्र स्टेट को खाली नहीं माना जाता। इसलिए हमको जाना है तो हम महाराष्ट्र को लेकर नहीं जा सकते, हमें पूरे इंडिया को लेके जाना होगा, पूरे इंडिया स्टेट को आगे लेके जाना होगा। तो जो पीपल्स होते हैं सुपीरियर वाले वो इंफीरियर को मदद नहीं करते, इसलिए जो छोटे लोग छोटे रह जाते हैं और बड़े लोग आगे निकलते चले जाते हैं। जो बड़े लोग होते हैं उन्हें, जो सुपीरियर लोग, उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। उनका जो अगर उनको एजुकेशन चाहिए तो उनके पास वेल्थ मनी रहती है कि वो अपने बच्चों का एजुकेशन करा सकते हैं। पर जो छोटे मोटे अनएम्प्लॉयमेंट जो देश होते हैं, जो स्टेट होते हैं, वहाँ पर उतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए वो एजुकेशन नहीं कर पाते। जब वो एजुकेशन नहीं कर पाएंगे तो वो भी उसी गरीबी के साथ जीते जाते हैं। तो अब हम, जैसा कि पहले चलता था, अब वैसा नहीं चलता। अब सारी जगहों पर एजुकेशन की फैसिलिटी हो गई है, एक छोटे से छोटे गाँव का भी लड़का IAS ऑफिसर बन सकता है। On the other hand, the people from backward areas need to arouse their regional identity to organize themselves. For this, they try to unnecessarily glorify local tradition and culture to prove their uniqueness. अब जो बड़े लोग हैं वो अपनी जो ज़्यादा ग्लोरीफाई, ज़्यादा चमक दमक देखकर उनकी यूनिकनेस साबित करना चाहते हैं। दिस लेड टू रीजनलिज्म। और जब कोई अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझेगा, छोटा समझेगा, अपने आप को रीजनलिज्म समझेगा कि मैं इस रीजन से आया हूँ, मेरा हिस्टोरिकल हिस्ट्री है, मेरा कल्चर है पीछे का, उसकी वजह से मैं आज इतना डेवलपमेंट का आगे जा रहा हूँ। तो इसकी वजह से जो रीजनलिज्म है ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। हमें रीजनलिज्म, कॉमनलिज्म, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना हमारे इंडिया से, ताकि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन सके, एक अच्छा स्टेट बन सके इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा इंडिया कहला सके। अभी भी है पर हमें और भी प्रोग्रेस करना बाकी है। इट एंडेंजर नेशनल यूनिटी। अब जो ये सारी चीज़ें हैं, रीजनलिज्म, कॉमनलिज्म, ये हमारी जो नेशनल यूनिटी है ये डेंजर में डाल देती हैं। द एविल ऑफ रीजनलिज्म कैन बी टैकल बाय रिड्यूसिंग द इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। अब जो ये
रीजनलिज्म में सारी चीज़ों को हटा पाएंगे तब जब हम दोनों में बैलेंस कर पाएंगे कि अनडेवलप्ड स्टेट को उतना मिले और उतना ही 50% अनडेवलप एंड 50% डेवलप स्टेट। जब दोनों को उतना मिलेगा तो धीरे धीरे कर तो अनडेवलप स्टेट तो आगे आएगा ही, 50-50 मिलेगा तो जाकर प्रोग्रेस के रास्ते पर अवश्य पहुंच जाएगा। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को, इंटरनल चैलेंजेस को हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ना कि गवर्नमेंट का कार्य है, हमारा भी पूरा कार्य है कि हम इन सारी चीज़ों को अपने आप से सुधार सके। क्योंकि हमने इस चैप्टर में देखा कि पब्लिक भी कुछ अलग अलग तरीके की सोच रखती है, जिसके कारण जो ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में हो पाती हैं। मतलब हमारे इंडिया में जो शासन होता है बिगड़ जाता है, शासन बिगड़ जाता है। हमारी भी गलती होती है, कुछ थोड़ी बहुत गलती होती है गवर्नमेंट से, पर उन जो गलतियाँ होती हैं उनको सुधार सकना, उनको लेटर देना, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। We have studied the few challenges that India is facing. Apart from this, there are several problems like overpopulation, cleanliness, agriculture, and the problems of the farmers, poverty, housing, and food. We are trying to overcome this, move forward. यानी कि हमने अभी इसमें इंटरनल चैलेंजेस देखा। अभी इंटरनल चैलेंजेस और भी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है। हमें ये रूल फॉलो करना है कि हम दो हमारे दो, यानी कि 2 बच्चे 2 माता पिता, इन्हें ही अगर हम करेंगे, 2 बच्चे अगर हम लेंगे तो उन्हें उससे हमारे पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आ सकता है और जो हमारा क्लीनलीनेस है उसको हम भी सुधार सकते हैं, अपने आप से सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम स्वच्छ भारत बनाएंगे तो उनका ही काम नहीं, उनके नागरिकों का, उस देश के नागरिकों का भी काम है कि उस क्लीनलीनेस के जो अभियान शुरू है उसमें गवर्नमेंट की सहायता करने की। एग्रीकल्चर की तरफ से हम जा सकते हैं आगे। पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उनको, जिनको फूड नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास हाउसिंग नहीं है, उनको जो गरीबी है, सारी चीज़ें भी हमें हटाना है। इनसे हम ओवरकम होकर हमें आगे भी फॉरवर्ड जाना है, हमें बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड जाना है। वी आर प्रोग्रेसिंग स्टेडली, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं स्टेडली। इन नेक्स्ट चैप्टर वी शॉल लर्न अबाउट प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक फील्ड। अभी हम अगले चैप्टर में इकोनॉमिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक फील्ड में हमारा इंडिया किस तरह है, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं। फिलहाल हमारे चैप्टर कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आप लोग को चैप्टर, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अगर हमसे कुछ भी गलती हो, अगर हम कहीं पे भी रुके हों कि फिर आपको समझ में ना आया हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।